Hello students, welcome back. In this video we are going to discuss the MCQs of Unit 3 Information and Communication Technology Skills. सबसे पहले हम NCERT की बुक में से कवर करेंगे, इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस दैट इज MCQ क्वेश्चंस में मूव ऑन करेंगे. So first of all we have the first question. सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है which of the following functions is not performed using a mouse. इनमें से कौन सा फंक्शन हम माउस से नहीं कर सकते. द ऑप्शंस आर टर्न ऑन, होवर, राइट क्लिक या ड्रैग एंड ड्रॉप. तो माउस से टर्न ऑन नहीं किया जा सकता. होवर का मतलब होता है कि पॉइंटर को किसी भी आइकन के ऊपर या किसी भी आइटम के ऊपर मूव करना, वो होता है होवर. जैसे कि ये मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन है, तो इसके ऊपर अगर हम माउस के पॉइंटर को रख रहे हैं तो वो है हमारा होवर करना. राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करते हैं हम इस तरह से, जिसमें हमारा ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है. और ड्रैग एंड ड्रॉप अगर करते हैं तो वो इस तरह से हम लेफ्ट माउस बटन से मूव करते हैं. तो हम यहाँ से तीनों ऑपरेशंस कर सकते हैं, लेकिन टर्न ऑन का ऑप्शन जो है वो माउस का नहीं होता. सो द करेक्ट आंसर इज टर्न ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड. ये ऑप्शन अभी हमने किया जब हम माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं और माउस को मूव करते हैं. दैट ऑप्शन इज नोन एज हाईलाइटिंग, ड्रैगिंग, सेलेक्टिंग या मूविंग. तो अभी हमने ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन में वही किया था. दैट ऑपरेशन इज नोन एज ड्रैगिंग. माउस से जब लेफ्ट क्लिक करते हैं किसी भी आइकन के ऊपर, वो होता है सेलेक्ट करना. और ड्रैग करके जो हमारे जो स्टेप जो हमारा माउस है वो मूव करता है या माउस का पॉइंटर मूव करता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ड्रैग. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. Here are the steps that take place when starting a computer. Rearrange the steps in the correct order. जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं, हमें इन स्टेप्स को रीअरेंज करना है. डेस्कटॉप अपीयर्स आफ्टर लॉगिन, लॉगिन स्क्रीन अपीयर्स, पावर ऑन, सेल्फ टेस्ट स्टार्ट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट्स, वेलकम स्क्रीन अपीयर्स. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वेलकम स्क्रीन ओपन होती है. अगर आपके सिस्टम में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज़ जो आपकी विंडोज़ का आइकन होता है, विंडोज़ आपको स्क्रीन पे दिखाई देती है. दैट इज़ द वेलकम स्क्रीन. इसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे स्टार्ट होता है उसमें पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि वो चेक करता है कि सारे जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं. फिर उसके बाद लॉगिन स्क्रीन ओपन होती है जिसमें आप अपनी आईडी और पासवर्ड डालते हैं. और प्रॉपर पासवर्ड डालने के बाद आपका जो डेस्कटॉप है वो आपको दिख जाता है ऑन विच द आइकन्स आर हियर. So these are the steps 1, 2, 3, 4 and 5. These are of session number 1. अब हम मूव करते हैं सेशन नंबर 2 पे और इसके MCQs को सॉल्व करते हैं. The first question is which of the following shortcut key is used to paste a file. तो पेस्ट करने के लिए हमारी जो शॉर्टकट की होती है स्टूडेंट्स, दैट इज कंट्रोल प्लस V. कंट्रोल प्लस C is for copy, कंट्रोल प्लस P is for print, कंट्रोल प्लस V is for paste एंड कंट्रोल प्लस X इज यूज फॉर कट. तो पेस्ट की हमारी शॉर्टकट की हुई कंट्रोल प्लस V. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर द नोटपैड फाइल. नोटपैड फाइल के लिए वैलिड फाइल एक्सटेंशन कौन सी है. नोटपैड की स्टूडेंट्स जितनी भी फाइल होती हैं उनकी एक्सटेंशन होती है .txt. बाकी किसकी है .gpg, आपकी jpg आपके पिक्चर्स की होती है. .doc आपके डॉक्यूमेंट्स की होती है. .text किसी की एक्सटेंशन नहीं होती है. text की जगह पे txt होती है, दैट इज फॉर द नोटपैड फाइल. jpg फॉर द पिक्चर्स एंड .doc फॉर द डॉक्यूमेंट फाइल. ओके. नेक्स्ट इज विच कीज डू यू यूज टू कॉपी समथिंग. अगर आपको कुछ कॉपी करना होता है तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे. दैट इज कंट्रोल प्लस C. X is for copy, control plus Z is for undo and control plus Y is for redo. और अनडू और रीडू हमने पढ़ा था इस चैप्टर में. अनडू का मतलब होता है कैंसिलिंग द लास्ट एक्शन, जो हमने अभी परफॉर्म किया उसको कैंसिल करना. और रीडू का मतलब होता है अनडू के ऑपरेशन को कैंसिल करना. तो कंट्रोल प्लस एक्स हमारा कट के लिए होता है, सी कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस जी, जेड को जी बोलते हैं, ये होता है हमारा अनडू के लिए. और कंट्रोल प्लस वाई हमारा हो गया स्टूडेंट्स रीडू. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what happens if you leave a device plugged in even after it is charged 100%.
जब हम किसी डिवाइस को 100% चार्ज कर देते हैं, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर, और फिर भी वो हमारा जो स्विच है प्लग के अंदर रहता है और ऑन रहता है, तो 100% चार्ज होने के बाद क्या हो सकता है? क्या वो ब्रेक होगा? इट कैन स्टॉप फंक्शनिंग, इट कैन ओवरहीट, और डेटा कैन गेट करप्ट। तो जब भी ऐसा केस होता है तो उस केस में जो हमारा कंपोनेंट्स होते हैं वो ओवरहीट हो जाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी इट कैन ओवरहीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर डिवाइस? एंटीवायरस आपके डिवाइस को कैसे प्रोटेक्ट करता है? बेसिकली स्टूडेंट्स, एज द नेम सजेस्ट, एंटीवायरस का काम है वायरस को प्रिवेंट करना। तो इसका जो मेन काम है, इट कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवरहीटिंग। ओवरहीटिंग का तो काम ये काम नहीं करेगा प्रोटेक्शन, बिकॉज वो काम होता है सीपीयू में जो फैन होता है। परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, नो। इट कैन प्रिवेंट द डेटा फ्रॉम गेटिंग करेक्ट, यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। डेटा करप्ट ना हो, यानी कि कोई भी वायरस उसे इन्फेक्ट ना करे, दैट इज द वर्किंग ऑफ द एंटीवायरस। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज विच ऑप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप अ डिवाइस कूल? इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए एक डिवाइस को कूल रखने के लिए? कीप द डिवाइस अनप्लग्ड व्हेन इन यूज। जब हम यूज करते हैं तो क्या हमारा डिवाइस अनप्लग्ड होना चाहिए? नो। डू नॉट कवर अ लैपटॉप विद अ ब्लैंकेट। हमें लैपटॉप को ब्लैंकेट से कवर करके नहीं रखना चाहिए। मेक श्योर कंप्यूटर सीपीयू फैन इज वर्किंग। एक डिवाइस को ठंडा रखने के लिए सीपीयू का फैन वर्क करना चाहिए, लेकिन इसने हमें पूछा है कि कौन सा ऑप्शन नहीं चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि सी पार्ट तो हमें चाहिए। अवॉइड लिविंग द डिवाइस इन द सन। सन को, डिवाइस को सन में नहीं रखना चाहिए, दैट इज ऑल्सो गुड, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड? नॉट रिक्वायर्ड मीन्स जब हम उसे यूज़ कर रहे हैं तब तो हमें प्लग करना पड़ेगा, अदरवाइज हम उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये होगा आपका डू नॉट कवर अ लैपटॉप विद अ ब्लैंकेट। लैपटॉप को ब्लैंकेट से कवर करके नहीं रखना चाहिए। ओके, तो ये ऑप्शन जो है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। इससे हमारा जो लैपटॉप है वो कोई, या हमारा जो डेस्कटॉप है वो ठंडा नहीं होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द कीबोर्ड? कीबोर्ड का ध्यान हमें कैसे रखना है, कैसे उसे मेंटेन करके रखना है? इनमें से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट है टर्न द कीबोर्ड अपसाइड डाउन एंड शेक इट टू रिमूव द फॉरेन मटेरियल। जो हमारा कीबोर्ड होता है उसे हम अपसाइड डाउन कर दें ताकि उसके कीज में अगर कोई पार्टिकल्स फंस गए हैं तो वो हम निकाल सकें, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि जो भी आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको ब्लोअर से आप निकालें, यस, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। यूज अ वेरी डाइल्यूट कॉम्बिनेशन ऑफ सोप एंड वाटर अप्लाइड विद अ नॉन एब्रेसिव क्लोथ। यानी कि एक नॉर्मल सा क्लोथ लेके उसके अंदर आप सोप और वाटर का डाइल्यूट कॉम्बिनेशन लें, ताकि की के ऊपर जो भी स्टेन्स लग गए हैं किसी भी चीज़ के वो हम हटा सकें। ये भी ठीक आंसर है। तो कौन कौन सी, और इसमें आपका एक ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों ही हमारी एसेंशियल चीज़ें हैं। तो विच विल बी माई करेक्ट आंसर? इट विल बी ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट इज, तो आप इस क्वेश्चन के अंदर जो मार्क करेंगे वो ऑप्शन डी को मार्क करेंगे, क्योंकि ए बी और सी तीनों इसमें करेक्ट है, तो आपको सिर्फ डी को मार्क करना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के एमसीक्यूज पे। नाउ हियर वी हैव द क्वेश्चन आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट शुड यू डू टू एंश्योर सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस? जब आप इंटरनेट पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, वो मनी से रिलेटेड हो सकती हैं या सम अदर ट्रांजैक्शन, तो सिक्योरली आपको करने के लिए क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए? कंप्यूटर को लॉक करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड और बैंक की डिटेल्स को सेफ वेबसाइट्स पे देनी चाहिए, एंटीवायरस यूज़ करना चाहिए, या पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करना चाहिए? तो जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे बात आती है कि जो हमारी क्रेडिट और डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है या बैंक की डिटेल्स हैं, उन्हें हम सिर्फ सेफ वेबसाइट्स पे ही डालें, जिनमें HTTPS होता है। तो HTTP इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब इसमें S लग जाता है, इट मीन्स दैट इज अ सेफ वेबसाइट। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप स्मॉल चिल्ड्रन इनटू इनअप्रोप्रिएट रिलेशन? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो छोटे बच्चों को ट्रैप कर लेता है अलग अलग गलत रिलेशंस में, वो क्या होते हैं? ऑनलाइन प्रेडेटर्स, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, या एंटीवायरस? एंटीवायरस आप सबको पता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो वायरस को प्रिवेंट करता है। वॉर्म्स और ट्रोजन्स हमारे टाइप्स ऑफ वायरस होते हैं, और ऑनलाइन प्रेडेटर्स वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन, आपको स्पाई कर रहे होते हैं, आपके ऊपर जासूसी कर रहे होते हैं। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनकी फेसबुक की आईडीज़ बनी होती हैं तो वो उनको कहीं ना कहीं क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं,
और उन्हें स्लेवरी और इस तरह के जो गलत काम होते हैं उनमें ट्रैप कर देते हैं। तो ये काम कौन करता है? ऑनलाइन प्रीडेटर्स, जो आपके सिस्टम को हैक करके आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं, आपकी फ़ोटोज़ को यूज़ कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑनलाइन प्रीडेटर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ? एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ लेटर्स होने चाहिए, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स? स्पेशल कैरेक्टर्स आपके कैसे हो गए, जैसे @ है, हैश है, या किसी पर्सन का नेम होना चाहिए, या लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए? तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में तीनों चीज़ें होनी चाहिए, लेटर्स भी लाइक ABCD, numbers 1 2 3 or special characters like @ hash exclamation, all these things. Okay, so students, with this we have covered the NCERT questions MCQs of unit number 3 information and communication technology skills. अब इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अपने MCQs of this chapter, and basically we have around 40 MCQs here. So one by one we are going to discuss. Let us start it. So the first question is, the official mascot of the Linux operating system is? Linux operating system को जो icon represent करता है, what do we call that? It is Tux the penguin, camel, shark और none of these. तो स्टूडेंट्स, Linux ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मैस्कट होता है, मैस्कॉट, दैट इज टक्स द पेंगुइन. You can see here the picture. This is known as the mascot of Linux, which is a penguin, and the name of this penguin is Tux. Second question is, which of the following is used to move the contents towards up, down or left or right of a page? एक पेज के कंटेंट्स को अगर आप ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट मूव करना चाहते हैं तो आप किससे मूव करेंगे? स्क्रॉल बार, रीस्टोर, स्टेटस बार या नन ऑफ दीज? तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे ऑप्शन होता है स्क्रॉल बार. पेज के राइट साइड में देखिए, ये है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिसकी हेल्प से आप पेज को अप और डाउन मूव कर सकते हैं. इसके अलावा हर एप्लीकेशन के अंदर एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी होता है नीचे की तरफ, जिसकी हेल्प से आप पेज को लेफ्ट और राइट साइड मूव कर सकते हैं. रिस्टोर ऑप्शन होता है डिलीटेड फाइल्स को वापस अपने प्लेस पे लाने के लिए, और स्टेटस बार हर एप्लीकेशन के लास्ट का बार होता है. जैसे आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि आप कौन से पेज पे हैं और कितने वर्ड्स आप टाइप कर चुके हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज स्क्रॉल बार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड इन? जितनी भी हमारी डिलीटेड फाइल्स होती हैं वो कहाँ स्टोर होती हैं? रिसाइकिल बिन, ट्रैश, बोथ A and B या नन ऑफ दीज? तो स्टूडेंट्स, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारी डिलीटेड फाइल्स जाती हैं रिसाइकिल बिन में. यू कैन सी हियर, दिस इज माय रिसाइकिल बिन. सारी डिलीटेड फाइल्स इसमें हैं. और अगर आप उबुंटू या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हैं तो वहाँ पे ट्रैश नाम से एक आइकन रहता है, उसमें डिलीटेड फाइल्स जाती हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एन अनवांटेड एंड अनसॉलिसिटेड मैसेज? कोई भी अनवांटेड मैसेज जो बेसिकली एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो आपके कौन से मैसेजेस होते हैं? दे कम अंडर स्पैम. ये ऑप्शन आपका आपकी ईमेल आईडीज में रहता है, जहाँ पे इनबॉक्स, कंपोज ऑप्शन होते हैं देयर. तो कोई भी ऐसे मैसेजेस जो अनवांटेड होते हैं बेसिकली फॉर द मार्केटिंग एंड द एडवर्टीजमेंट स्टूडेंट्स, वो हमारे होते हैं स्पैम. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, द राइट बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप कंटेन्स? डेस्कटॉप के राइट साइड पे क्या होता है? स्टार्ट बटन, नोटिफिकेशन एरिया, नन ऑफ दीज. तो ये आपका डेस्कटॉप है. डेस्कटॉप के लेफ्ट में आपका स्टार्ट बटन है और राइट में क्या है? नोटिफिकेशन एरिया. इस एरिया को हम नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं, जहाँ पे ये देखिए यहाँ आ रहा है 3 न्यू नोटिफिकेशंस. यहाँ पे साथ में आपकी क्लॉक और टाइम और डेट भी रहती है, आपका वॉल्यूम का ऑप्शन भी रहता है, एंड ऑल दीज थिंग्स. ओके, सो दिस इज नोन एज नोटिफिकेशन एरिया. नेक्स्ट इज, यू कैन इजिली रिस्टोर द डिलीटेड फाइल्स वंस अगेन फ्रॉम डैश. जो भी आप फाइल्स डिलीट करते हैं उन्हें वापस आप कहाँ से लाते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क और रिसाइकिल बिन. तो अभी हमने पढ़ा था कि हमारी डिलीटेड फाइल्स कहाँ जाती हैं? रिसाइकिल बिन में. तो हम उन्हें कहाँ से रिस्टोर करेंगे स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स रिसाइकिल बिन से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश मीन्स टू चेंज द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल और फोल्डर. आप किसी फाइल या फोल्डर के नेम को अगर चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रीनेम, क्रिएशन और डिलीशन, दैट इज नोन एज रीनेम. हमारे पास ये फाइल है, इस फाइल का अगर हमें नेम चेंज करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आएगा रीनेम ऑप्शन. इससे हम उसके नेम को चेंज कर लेंगे. ओके,
द नेक्स्ट वन इज यू कैन मूव द फोल्डर बाय यूजिंग। आप किसी फोल्डर को कैसे मूव कर सकते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट या कॉपी एंड कट। तो कॉपी के बाद तो हमेशा हमारा पेस्ट ऑपरेशन आता है, कट नेम ही नहीं आता, तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता। इसके अलावा आपका है कॉपी एंड पेस्ट और कट एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट का मतलब हमारी वो फाइल ओरिजिनल लोकेशन पे भी रहेगी और दूसरे प्लेस पे जाके भी पेस्ट हो जाएगी। और कट एंड पेस्ट का मतलब कि हमारी फाइल उस लोकेशन से डिलीट हो जाएगी और न्यू लोकेशन पे जाके पेस्ट हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं मूविंग। तो दैट ऑपरेशन जो मूविंग का है वो हम किससे परफॉर्म कर पाएंगे, कट एंड पेस्ट ऑप्शन। The next question is what kind of software seems useful in the beginning but will cause damage to the computer once installed? कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो स्टार्टिंग में तो लगता है कि वो बहुत यूजफुल है हमारे सिस्टम के लिए, लेकिन एक बार इंस्टॉल करने के बाद वो हमारे सिस्टम को बैडली अफेक्ट करता है और उसे डैमेज कर देता है? दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज ट्रोजन हॉर्स। वायरस is a software which infects the computer in a bad manner. Worm and Trojan horse आपके वायरस के ही पार्ट्स हैं, लेकिन ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो स्टार्टिंग में हमें लगता है कि हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन बाद में हमारे कंप्यूटर को बैडली डैमेज कर देता है। सो द करेक्ट आंसर इज ट्रोजन हॉर्स। Next question is dash feature of Windows allows you to create a copy of the data for future use. फ्यूचर के लिए आप अगर डेटा की कॉपी को क्रिएट करके रखना चाहते हैं तो आप विंडोज़ की कौन से फीचर से कर सकते हैं, बैकअप एंड रीस्टोर, स्पाईवेयर और की लॉगर। तो करेक्ट आंसर है इसके लिए स्टूडेंट्स हमारा बैकअप एंड रीस्टोर। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द बैकअप एंड रीस्टोर, ये हमारे डेटा की कॉपी को क्रिएट करके रखता है ताकि हम आगे आने वाले टाइम में उसे यूज़ कर सकें। और स्पाईवेयर क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके ऊपर स्पाई करता है, जासूसी करता है कि आप कौन सी वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, कौन सी फाइल ओपन कर रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स। सेम वे वी हैव की लॉगर, ये भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आप कीज प्रेस करते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है। ठीक है, तो हम इसमें हमें क्या करना है, कॉपी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारा सॉफ्टवेयर है बैकअप एंड फीचर है बैकअप एंड रीस्टोर। Is McAfee, Symantec, and Kaspersky are the examples of operating system, antivirus और backup. So students, ये जो थ्री नेम्स हैं McAfee, Symantec and Kaspersky, ये हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कौन कौन से होते हैं, मैक, यूनिक्स, लाइनक्स एंड MS विंडोज। और बैकअप एक वो फीचर होता है जिसकी हेल्प से हम डेटा की कॉपी को अपने सिस्टम में रख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू परफॉर्म सम टास्क। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसकी हेल्प से हम किसी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर। द थ्री ऑप्शंस आर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड CPU। तो हार्डवेयर हुए हमारे फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारी क्या हुई स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं। एंड नेक्स्ट इज CPU, तो दैट इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर कॉम्पोनेंट। इनमें से कौन सा हार्डवेयर कॉम्पोनेंट नहीं है। द फर्स्ट ऑप्शन इज CPU, देन वी हैव MS वर्ड एंड देन कीबोर्ड। सो एज वी नो CPU और कीबोर्ड हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं और MS वर्ड हमारा एक सॉफ्टवेयर है, सो MS वर्ड इज नॉट अ हार्डवेयर कॉम्पोनेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, डैश डज नॉट रिक्वायर अ होस्ट ऑन कंप्यूटर। इनमें से किसको कंप्यूटर के ऊपर कोई होस्ट नहीं चाहिए, मतलब ऐसी कोई फाइल नहीं चाहिए जिसकी हेल्प से वो इन्फेक्ट कर सके। ऑप्शन है आपके वॉर्म, वायरस और स्पैम। तो स्पैम हमारा ऐसा फोल्डर होता है जिसके अंदर प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट मेल्स जाते हैं, जनरली जो हमारी ईमेल आईडीज में रहता है। वॉर्म इज अ टाइप ऑफ वायरस एंड वायरस इज एनी बैड सॉफ्टवेयर विच इन्फेक्ट्स द सिस्टम। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको कंप्यूटर के ऊपर होस्ट नहीं चाहिए, कोई हेल्प नहीं चाहिए, कोई फाइल या डिवाइस नहीं चाहिए इन्फेक्ट करने के लिए, बिकॉज ये खुद से रेप्लिकेट हो जाता है, वो होता है हमारा वॉर्म। नेक्स्ट इज व्हाट डू वी कॉल एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर। यूजर कंप्यूटर से किसकी हेल्प से इंटरेक्ट कर पाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइल, फोल्डर या ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल एंड फोल्डर, ऑल ऑफ यू हैव सीन द इंडिविजुअल थिंग्स। जो हमारा एक इंटरफेस होता है कंप्यूटर और यूज़र के बीच में, दैट इज़ नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपके पास हार्डवेयर डिवाइस है, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, उसमें आप किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं तो कोई ना कोई आपके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो वही हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी हेल्प से हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर पाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा आपका मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है।
डॉस, iOS और लाइनेक्स। डॉस और लाइनेक्स आपके कंप्यूटर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे बेस्ड है। लाइनेक्स भी आपका कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है iOS, दैट इज आईफोन्स जो होते हैं उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है iOS। Next is graphic symbols displayed on the computer screen are called dash. कंप्यूटर स्क्रीन पे जो ग्राफिक सिंबल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप पे देखिए ये जो स्मॉल स्मॉल पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं इन्हें आप क्या कहेंगे? These are known as icons. These are known as icons. Next is a folder contained within another folder. एक फोल्डर जब दूसरे फोल्डर में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सब फोल्डर, फाइल और फोल्डर। नॉर्मल कोई भी फोल्डर होता है दैट इज कॉल्ड अ फोल्डर। फाइल हमारी इस तरह से होती है जैसे ये हमारी नोटपैड की फाइल है, ये हमारी MS वर्ड की फाइल है। और इसके अलावा आपका नेक्स्ट ऑप्शन है सब फोल्डर। तो किसी भी फोल्डर के अंदर जब फोल्डर होता है तो स्टूडेंट्स उसे हम बोलते हैं सब फोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू गेट बैक अ फाइल फ्रॉम द रिसाइकिल बिन? अगर आपको रिसाइकिल बिन में से कोई फाइल वापस लेनी है तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें से आप यूज़ करते हैं? रीस्टोर, रिकॉल और रिफ्रेश। तो यहाँ देखिए ये हमारी रिसाइकिल बिन है, हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। इसमें देखिए हमारी जितनी भी आइटम्स हैं दीज आर द डिलीटेड आइटम्स। जैसे कि ये जो पिक्चर है ये हमारी डेस्कटॉप पे थी। अगर हम इसे राइट क्लिक करें तो आपके पास देखिए क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। ओनली द रीस्टोर ऑप्शन इज कमिंग बट रिकॉल एंड रिफ्रेश इज नॉट कमिंग। तो रिस्टोर ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कैप्चर C11 नाम से जो आपकी फाइल है वो वापस आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगी दिस वे। सो द ऑप्शन विच इज द करेक्ट वन इज द रिस्टोर ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा आपका सॉफ्टवेयर जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? एडोब, नॉर्टन और एक्सेस। तो एडोब जो है स्टूडेंट्स वो एक कंपनी है जिसके डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। लाइक फोटोशॉप है आपका, PDF है, ऑल दीज, एडोब प्रीमियर है। एक्सेस आपका MS एक्सेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम टेबल्स, क्वेरीज, रिपोर्ट्स और फॉर्म्स क्रिएट करते हैं। और नॉर्टन जो है वो आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। सो दिस इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स द ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम द इंटरनेट? इनमें से कौन सी फीचर इंटरनेट से आ रहे ट्रैफिक को और इंटरनेट पे जा रहे ट्रैफिक को कंट्रोल करती है और मॉनिटर करती है? फायरवॉल, वॉल और बैकअप। तो करेक्ट आंसर इज फायरवॉल। फायरवॉल हमारे सिस्टम में वो फीचर होती है जो इंटरनेट से कोई भी डेटा आता है तो उसको सिक्योर रखती है। यानी कि बेसिकली इसका काम होता है चेक करना कि आपकी जो सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी को वो इंश्योर करती है, चेक करना कि कोई भी अनऑथराइज डेटा जो है वो आपके सिस्टम में एंटर ना हो पाए। तो इंटरनेट पे जो भी ट्रैफिक जा रहा है या वहाँ से जो भी डेटा आ रहा है उसको मॉनिटर और कंट्रोल करने का जो वर्क होता है वो आपका किसका होता है? फायरवॉल का। फायरवॉल कैन बी हार्डवेयर, इट कैन ऑल्सो बी द सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ मीनिंगलेस डेटा? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मीनिंगलेस डेटा मीन्स जिसका कोई मीनिंग ना हो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है प्लेन टेक्स्ट, सिफर टेक्स्ट और डिकोडेड। अब प्लेन टेक्स्ट तो देखिए क्लास ऐसी टेक्स्ट होती है जैसे आपके सामने यहाँ इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इज इट अ मीनिंगलेस डेटा? नो, इसका कुछ मीनिंग है, हम इसे समझ पा रहे हैं। फिर आपकी डिकोडेड टेक्स्ट, डिकोडेड डेटा आपका क्या होता है? व्हाट्सएप में आपने एक फीचर देखी होगी इंक्रिप्शन टेक्निक। तो आप जो मैसेजेस सेंड करते हैं वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहते हैं। यानी कि जो भी आपकी इंग्लिश या हिंदी या जिस भी लैंग्वेज में आप टाइप करते हैं उसे कोडेड लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाता है। और जिस कोडेड लैंग्वेज में हम चेंज करते हैं उसे हम बोलते हैं सिफर टेक्स्ट। और उस डेटा का अपना इंडिविजुअल कोई मीनिंग नहीं होता। अगर कोई पर्सन उसे रीड करे तो उसे समझ नहीं आएगा कि व्हाट दिस डेटा इज ऑल अबाउट। तो इसलिए हम सिफर टेक्स्ट को मीनिंगलेस डेटा बोलते हैं। फिर ये जो डेटा होता है जब इसे वापस से उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिससे कि दूसरा पर्सन उसे समझ सके उसे हम बोलते हैं डिकोडेड डेटा। तो डिकोडेड डेटा को भी समझा जा सकता है, प्लेन टेक्स्ट को भी समझा जा सकता है, लेकिन जो कोडेड फॉर्म में डेटा होता है इनक्रिप्टेड डेटा उसे हम बोलते हैं सिफर टेक्स्ट। वो एक हमारे लिए क्या होता है? मीनिंगलेस डेटा। ओके, द नेक्स्ट इज द मेन स्क्रीन ऑफ द विंडोज इज कॉल्ड? विंडोज की मेन स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं? टेबल टॉप, यूजर एरिया, डेस्कटॉप और रिसाइकिल विंड। सो दिस इज आवर मेन स्क्रीन ऑफ द विंडोज जहाँ पे आपके आइकन्स रहते हैं। इस स्क्रीन को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। Now the next question is question number 25. Windows operating system is based on which user interface? हमारा जो Windows का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका यूज़र इंटरफेस कैसा है?
यूज़र इंटरफेस बेसिकली हमारे दो टाइप के होते हैं, कैरेक्टर और ग्राफिकल। तो डेटा और फ्रेंडली तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस क्या हुआ, जिसमें हम कमांड्स टाइप कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आ रहा है। और ग्राफिकल क्या हुआ, जहाँ पे हमारे पास आइकन्स हैं, मेन्यूज हैं, बटन्स हैं, टैब्स हैं, पिक्चर्स हैं एंड ऑल अदर फीचर्स। तो स्टूडेंट्स हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो हुआ वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और कैरेक्टर में आपका कौन सा आता है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस हमारा होता है स्टूडेंट्स डॉस, DOS। Next is which of the following functions is not performed by an operating system? इनमें से कौन सा फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म नहीं करता? एंटरिंग द डेटा, एरर डिटेक्शन, जॉब शेड्यूलिंग और मेमोरी मैनेजमेंट। तो यहाँ पे है स्टूडेंट्स हमारा एरर डिटेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जॉब शेड्यूलिंग मीन्स कौन सी जॉब को पहले प्रोसेस कराना है, कौन सी को बाद में, किसको पहले प्रायोरिटी देनी है। मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स मेमोरी एलोकेट कराना किसी प्रोसेस को या मेमोरी के स्पेस को फ्री करवाना। तो ये सारे काम तो ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं, लेकिन जो काम जो फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म नहीं करता दैट इज एंटरिंग द डेटा। ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से डेटा एंटर नहीं होता। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज स्टार्ट बटन इज लोकेटेड ऑन द डैश। जो हमारा स्टार्ट बटन होता है ये देखिए इस बार में है, इस बार के बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में है। तो ये वाला बार हमारा कौन सा बार है स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज टास्क बार। स्टेटस बार आपके डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में होता है, जहाँ पे आपकी जो बार्स होती हैं स्टेटस बार वो आपको ये बताती हैं आप कौन से पेज पे हैं, कितने वर्ड्स आपने लिखे, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। मेन्यू बार भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दिखते हैं, जहाँ पे फाइल एडिट व्यू इंसर्ट होता है, वो मेन्यूज डिफरेंट मेन्यूज कहाँ होती है, मेन्यू बार पे। और स्क्रॉल बार होता है हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जिसकी हेल्प से हम पेज को अप डाउन और लेफ्ट राइट मूव कर पाते हैं। Now we have question number 28 which says which application provides the basic information about the files, folders and drives? कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो फाइल, फोल्डर और ड्राइव के बारे में हमें इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है? विंडोज़ डेवलपर, विंडोज़ डिटेक्टिव, विंडोज़ एक्सप्लोरर और विंडोज़ फाइंडर। सो आउट ऑफ दिस फोर द वन ऑप्शन एप्लीकेशन जो हमें बेसिक इंफॉर्मेशन देती है कि हमारे हार्ड डिस्क के कौन कौन से पार्टीशंस हैं, कौन कौन सी फाइल्स और फोल्डर्स हैं, दैट इज विंडोज एक्सप्लोरर। यहाँ पे टास्क बार में देखिए ये जो येलो कलर का आपका फोल्डर है ये बेसिकली क्या है आपका, इसके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट ड्राइव्स हैं। अगर आप इसमें जाएंगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाके और फाइल्स और फोल्डर्स को देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास यहाँ हार्ड डिस्क की पार्टीशन है C&E, ओके। सिमिलरली यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है, डाउनलोड्स फोल्डर है, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट इज अच्छा दिस इज ऑल्सो नोन एज फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर अपने माउस के पॉइंटर को रखेंगे, अभी तो यहाँ पे कुछ विंडोज ओपन है इसलिए आपको ये इस तरह से विंडो दिखा रहा है। जनरली जब कोई विंडो ओपन नहीं होती, यहाँ पे आप माउस के पॉइंटर को रखते हैं तो इसका नेम आता है दैट इज फाइल एक्सप्लोरर, ओके। आफ्टर दिस वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स द फाइल्स यूजिंग। कंप्यूटर सारी फाइल्स को कैसे रिप्रेजेंट करता है, आइकन्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, डिजिट्स के थ्रू या लेटर्स के थ्रू? सो द करेक्ट आंसर इज आइकन्स। आपने देखा डेस्कटॉप स्क्रीन पे आइकन्स होते हैं, आप किसी भी आइकन को डबल क्लिक करते हैं तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो जाता है। सो द आंसर इज आइकन्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डॉस, एक्सेल, यूनिक्स, मैक। डॉस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सेल इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस एक्सेल आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। एमएस एक्सेल एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से वी कैन क्रिएट अ स्प्रेडशीट, ओके। तो यूनिक्स, मैक एंड डॉक्स जो हैं वो स्टूडेंट्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस एक्सेल आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो द करेक्ट आंसर इज एक्सेल। Next question is CUI refers to. Now the full forms from this chapter are very important. They can come in 1 mark MCQ like this. The full form of CUI is Character User Interface, Clever User Interface, Common User Interface or Create User Interface. So the correct answer is Character User Interface. Question number 32. Which of the following is not a component of the Windows desktop? इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो डेस्कटॉप पे नहीं होता? टास्क बार, यस होता है वो। वॉलपेपर, यस, जो आप यहाँ आइकन्स के बैकग्राउंड में ब्लू कलर की विंडो देख रहे हैं ये इसका वॉलपेपर ही है। आइकन्स, ऑफ कोर्स आइकन्स होते हैं। क्या वायरस होता है? नो, वायरस इज द नॉट द कंपोनेंट विच इज देयर ऑन द विंडोज डेस्कटॉप। सो दिस इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज बाय राइट क्लिकिंग ऑन अ फोल्डर आइकन विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर ऑपरेशंस कैन नॉट बी परफॉर्म? जब आप फोल्डर पे राइट क्लिक करते हैं
तो उनमें से आप कौन से ऑपरेशंस नहीं कर पाते? रीनेमिंग, एंटरिंग डेटा, कॉपिंग और डिलीटिंग। तो यहाँ पे हमारा फोल्डर है, हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास डिलीट ऑप्शन भी है, रीनेम भी है और कॉपी भी है। क्या हमारे पास इसमें से ये वाला ऑप्शन है स्टूडेंट्स, एंटरिंग द डेटा? नो। तो ये वाला जो हमारा ऑपरेशन है, दिस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय राइट क्लिकिंग ऑन द माउस। ओके, द नेक्स्ट वन इज द क्लीनिंग ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर डज नॉट इंक्लूड द क्लीनिंग ऑफ। जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उसमें किसकी क्लीनिंग नहीं हो पाती है? माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड और विंडोज़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें से माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड जो है वो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, तो इन्हें तो हम क्लोज से क्लीन कर सकते हैं। लेकिन विंडोज़ जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट में नहीं आता। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, यूटिलिटीज़, जिसमें आपका डिस्क क्लीनअप आता है, डिस्क डीफ्रेगमेंटर आता है, जिसकी हेल्प से आप विंडोज़ के अंदर फाइल्स को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन हार्डवेयर कंपोनेंट्स की बात की जा रही है तो वो सिर्फ हमारा रहेगा माउस, मॉनिटर एंड कीबोर्ड। इसने पूछा कौन सा इंक्लूड नहीं होगा, दैट इज व्हाई आवर आंसर विल बी विंडोज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लीनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर कैन नॉट बी अचीव्ड बाय। जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर जो क्लीनिंग होती है वो इनमें से किस में नहीं हो सकती? सॉफ्टवेयर की क्लीनिंग डिस्क क्लीनअप से हो सकती है। यस, ये ऐसी एक यूटिलिटी प्रोग्राम होता है जिसकी हेल्प से जो भी टेम्परेरी फाइल्स होते हैं उसे हम डिलीट कर सकते हैं यूजिंग द डिस्क क्लीनअप फीचर। बैकअप से हम डेटा को कॉपी कर सकते हैं। एंटीवायरस से हम इंस्टॉलिंग एंटीवायरस जनरली फॉर द एंटीवायरस प्रोटेक्शन। क्लीनिंग सीपीयू कैबिनेट। अब सीपीयू का कैबिनेट मतलब सीपीयू के अंदर का जो पार्ट्स हैं उन्हें हम साफ कर रहे हैं, तो वो आपका किस में आएगा? हार्डवेयर। तो इसने बोला जो पार्ट, जो इनमें से ऑप्शन आपके सॉफ्टवेयर में नहीं होते वो आपको बताना है, दैट इज क्लीनिंग सीपीयू कैबिनेट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ वेरी लिटल यूजर इंटरफेस कैपेबिलिटी। कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें बहुत कम यूजर इंटरेक्ट करता है विद दैट ऑपरेटिंग सिस्टम? दैट इज GUI बेस्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड और रियल टाइम और नन ऑफ दिस। तो अभी स्टूडेंट्स देखिए हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो आपको पता है कि विंडोज़ अभी हमने पढ़ा GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें आइकन्स हैं, पिक्चर्स हैं, मेन्यूज़ हैं, टैब्स हैं, बटन्स हैं। तो इसमें तो यूज़र बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करता है ग्राफिकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और बात आती है जब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से शेयर्ड हो जाता है। कैसे? जैसे आप जो गवर्नमेंट के ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं उसमें एक क्वेश्चन पेपर जहाँ पे भी सेंटर होता है ऑल ओवर इंडिया वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किसके थ्रू? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो वहाँ पे भी यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है। थर्ड आपका ऑप्शन है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टूडेंट्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके अंदर आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिल जाता है। जैसे आपकी एयरप्लेन की टिकट बुकिंग है या रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, वहाँ पे आप ट्रेन की बुकिंग करते हैं, तो लेकिन वहाँ पे जो यूज़र की इंटरेक्शन होती है वो बहुत कम रहती है। आपको वहाँ से इंस्टेंटली रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो एक सर्वर साइड से मिल रहा है, आप वहाँ पे क्लाइंट है। तो सबसे कम यूज़र इंटरफेस स्टूडेंट्स हमारा रहता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अ मोबाइल फोन और अ स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा हमारा मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शंस आर iOS, एंड्रॉयड, सिम्बियन और नन ऑफ दीज। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, iOS इज फॉर द आईफोन्स, अभी हमने पढ़ा। एंड्रॉयड हमारे नॉर्मल मोबाइल फ़ोन्स के लिए है। ये जो सिम्बियन है आपका, ये सबसे पहला मोबाइल के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो था, लेकिन बाद में इसकी जो टेक्नोलॉजी जैसे अपडेट हुई तो ये आउटडेटेड हो गया, तो इसको रिप्लेस किया एंड्रॉयड ने। तो अब ये जो है सिम्बियन, नाउ इट इज़ डिसकंटिन्यूड, इसलिए दैट विल बी माय करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्योंकि अब हम जो यूज़ कर रहे हैं फॉर द आईफोन्स वी आर यूजिंग iOS एंड फॉर द नॉर्मल मोबाइल फोन्स वी आर यूजिंग द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव इज RTOS stands for। RTOS stands for read time operating system, real time operating system, rational type operating system or none of these. So RTOS is real time operating system. Question number 39 is dash is the long horizontal bar at the bottom of your screen. आपके स्क्रीन पे जो सबसे नीचे बार होता है, इस बार को आप क्या बोलते हैं? टास्क बार, डेस्कटॉप, आइकन और वॉलपेपर। So this long horizontal bar students at the bottom is known as task bar. टास्क बार पे आपका स्टार्ट बटन होता है, सर्च बॉक्स होता है, क्विक लॉन्च ट्रे होती है, क्विक लॉन्च आइकन्स होते हैं। कुछ आइकन्स को हम यहाँ रख देते हैं ताकि क्विकली हम उन्हें ओपन कर सकें। और साथ में आपका यहाँ पे क्लॉक इज देयर, डेट इज देयर एंड अदर नोटिफिकेशन पार्ट इज देयर। सो दिस बार इज नोन एज टास्क बार।
नेक्स्ट इज इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइनेक्स इज, लाइनेक्स की जो इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे आपके विंडोज़ के वर्जन्स होते हैं ऐसी लाइनेक्स में डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जो लाइनेक्स का इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन, मैंड्रेक, रेड हैट या सोलारिस। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, दैट इज भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन. This is the Indian distribution of Linux. This question can also come in the full form of expanding the abbreviation, like BOSS stands for, or what is the full form of BOSS. So that will be Bharat Operating System Solutions. So students, we have covered all the MCQs of this chapter, chapter number 3, Information and Communication Technology Skills. I hope you have understood the concepts, and in case any doubt is there, you can ask me in the comment section. I will meet you again in my new video with some more interesting questions of the other chapters. Till then, revise these topics, revise these MCQs, and if this video has helped you a little, please like and share the video and subscribe the channel and share it with your friends so that they can also get help to the maximum. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.